गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। माँ गंगा देवी इंटर कॉलेज पेठा वेलकम्स ऑल ऑफ द व्यूअर्स एंड ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ 9th एंड 10th क्लास। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, देखिए आज का हमारा चैप्टर है रीऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स। रीऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स बोर्ड की परीक्षा में 10th क्लास में ये पहला क्वेश्चन आता है, फ्रेम अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग वर्ड्स करेक्टली। यानी कि ये कुछ जम्बल्ड वर्ड्स होते हैं। जम्बल्ड का मतलब होता है उल्टा पुल्टा, उल्टे सीधे, यानी आगे पीछे। जैसे कि जनरली आप सभी जानते हैं, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स नो दैट जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें पहला क्रम होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, सॉरी मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये क्रम होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इस क्रम को ध्यान में रखते हुए हम इन जम्बल्ड वर्ड्स को, जो उल्टे पुल्टे शब्द हमको दिए हुए होते हैं हमारे एग्जाम में, जो स्लैश लगा करके दिए हुए होते हैं या कॉमा लगा करके दिए हुए होते हैं, हमको उन्हें एक ऐसा सेंटेंस जोड़ करके बनाना है कि जिसका कोई सेंस हो। तो फ्रेम अ मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी एक मीनिंगफुल अर्थात एक यानी कि मीनिंगफुल यानी अर्थपूर्ण वाक्य, अर्थपूर्ण वाक्य आपको बनाना है, फ्रेमिंग्स बनाना बाय रीऑर्डरिंग। रीऑर्डरिंग का मतलब उन्हें क्रम में रखते हुए शब्दों को करेक्टली, यानी कि सही शब्दों को सही क्रम में रखते हुए आपको एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। तो जैसे आपके एग्जाम में आया, जैसे आई स्विम टू रिवर द लाइक इन। अब ध्यान दीजिए, आई स्विम टू रिवर द लाइक इन, ये हमारे जम्बल्ड वर्ड्स हैं। यहां पर स्लैश लगा के दे सकते हैं इस प्रकार से, स्लैश लगा सकते हैं, कॉमा भी लगा सकते हैं। अब ये जम्बल्ड वर्ड्स हैं कि तितर बितर करे हुए, यानी कि उल्टे पुल्टे शब्द हैं और हमको एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। इनको इस प्रकार से क्रम में लिखना है कि एक वाक्य मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाता है। यानी कि मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए हमको ये जो टेबल है ये फॉलो करनी पड़ेगी, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। यानी हिंदी में जैसे कहते हैं कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया और कर्म, ये हमारा नियम होता है। तो इसी सेंटेंस में हम इसका जो आंसर लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो ये ध्यान दो कि इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो सकता है, ढूंढिए। आई स्विम टू रिवर द लाइक इन, इनमें सब्जेक्ट यानी काम करने वाला अर्थात कर्ता, तो जाहिर सी बात है कर्ता इसमें आई होगा। तो आई को लिखिए सबसे पहले, आई। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब देखिए, सेंटेंस में पूरे में हमको कोई हेल्पिंग वर्ब नजर नहीं आ रही है। इन लाइक द रिवर टू स्विम, हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, तो उसके बाद में बारी आती है मेन वर्ब की। तो मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया से मेन वर्ब क्या है, आई स्विम, आई तो हो गया। अब बचिए स्विम टू रिवर द लाइक। अब ये इसमें मेन वर्ब लाइक भी हो सकती है और स्विम भी हो सकती है। तो इन दोनों में से कोई एक वर्ब हमको चुननी है। क्या करते हैं हम कि अक्सर जब भी लाइक का प्रयोग होता है किसी अन्य वर्ब के साथ में, तो हमेशा याद रखें लाइक को हम सबसे पहले लगाते हैं। पहली वर्ब हमारी लाइक होगी, दूसरी वर्ब अन्य होगी, तो जो स्विम हो सकती है। आई लाइक, क्योंकि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आई लाइक। अब दूसरी वर्ब स्विम है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इन्फिनिटिव वर्ब कहलाती है, वर्ब से पहले टू आ जाती है। वर्ब से पहले टू आती है तो उसको हम कहते हैं इन्फिनिटिव वर्ब, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग किया जाता है, उसे हम कहते हैं इन्फिनिटिव वर्ब। तो इन्फिनिटिव वर्ब में
स्विम इसका प्रयोग करेंगे हम टू को पहले लगा करके, आई लाइक टू स्विम, क्योंकि दो वर्ब के बीच में टू का प्रयोग अवश्य किया जाता है। आई लाइक टू स्विम। मुझे तैरना पसंद है। भाई कहां पसंद है तैरना? इन द रिवर, हो गया। आई लाइक टू स्विम इन द रिवर। इस प्रकार से हमको वाक्य बनाने हैं। दूसरा सेंटेंस जैसे हम लेंगे, डोंट, आई कैपिटल में कर सकते हैं, डोंट द laugh poor at, yes, don't the laugh poor at। ध्यान दीजिए, you have to pay your attention to the white board। don't the laugh poor at, इसमें अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये सेंटेंस किस प्रकार का है, what kind of sentence is there, कि किस प्रकार का है कि don't the laugh poor at। तो हमको सबसे पहले सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट इसमें कहीं भी कोई नजर नहीं आ रहा है। सब्जेक्ट पुअर हो सकता है, ठीक, पुअर हो सकता है। अब क्या करते हैं, चलो हम पुअर को सब्जेक्ट मान लेते हैं। तो पुअर से पहले हमने द लगा दिया, द पुअर, द पुअर डोंट लाफ, यानी कि गरीब नहीं हंसते हैं। एट, पता नहीं किस पर, तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, गरीब नहीं हंसते हैं, तो हमारा सेंटेंस का सेंस तो भाई ठीक नहीं बन रहा है कि गरीब नहीं हंसते हैं। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले कुछ और तरीका सोचते हैं कि अगर इसमें सब्जेक्ट जैसे पुअर नहीं सेट हो रहा है तो हो सकता है कहीं ये सेंटेंस एम्परेटिव तो नहीं है, क्योंकि एम्परेटिव में यू छुपा रहता है, डोंट से वो वाक्य शुरू होते हैं। जैसे डोंट, डोंट का मतलब यहाँ पे होता है मत। तो इसी प्रकार से एम्परेटिव वाक्य को ये मानेंगे, यहाँ पर हम डोंट से शुरुआत करते हैं, डोंट यानी कि मत, डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म डोंट, और डोंट के तुरंत बाद में वर्ब आती है लाफ, डोंट लाफ, डोंट लाफ एट द पुअर, गरीबों पर मत हंसो, एट द पुअर। सेंटेंस हो गया, डोंट लाफ एट द पुअर, गरीबों पर मत हंसो। कौन मत हंसो? तुम। गरीबों पर मत हंसो, कौन मत हंसो? तुम। गरीबों पर मत हंसो, तो हमारा सेंटेंस इंपैरेटिव हो गया, ये मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। तीसरा सेंटेंस जैसे हियर व्हाट यू आर डूइंग। अब यहां पर इंट्रोगेटिव मार्क लग रहा है। इंट्रोगेटिव मार्क लग रहा है तो आपको हमेशा ये याद रखना कि जब भी इंट्रोगेटिव मार्क लगे तो समझ लेना चाहिए कि हमारा सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव टेंस में क्या होता है, या तो WH वर्ड और या हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाते हैं। तो अब देखिए इसमें WH वर्ड है क्या, सबसे पहले, हाँ, वॉट WH वर्ड है ये रहा। तो इसको सबसे पहले लाइए वॉट, वॉट, वॉट के तुरंत बाद में बात आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आती है WH वर्ड के तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है। तो अब हेल्पिंग वर्ब में चक्कर पड़ेगा कि हेल्पिंग वर्ब एक सिंगुलर होती है और एक प्लूरल होती है, एक वचन होती है और बहुवचन होती है। अब दिक्कत ये आती है हमारे सामने कि कैसे पता चले कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल लगाए हम हेल्पिंग, तो उसके लिए हमको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। इसमें सब्जेक्ट हमारा यू सब्जेक्ट है ये, और ये क्या है, प्लूरल, बहुवचन, और बहुवचन में प्रयोग किया जाता है आर का। तो हेल्पिंग वर्ब ये आर यहां पर आ गई, What are you doing। अब इसके बाद में हम मेन वर्ब लगाते हैं, क्योंकि एज आरएम के बाद में वर्ब में आई थी आती ही है। What are you doing, यहां पर यू सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। What are you doing, हेल्पिंग वर्ब हमने सब्जेक्ट से पहले लगा दी है, क्योंकि इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगाई जाती है। यदि हेल्पिंग वर्ब यहाँ सब्जेक्ट के बाद होती तो हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं होता, ये फिर असर्टिव होता, साधारण। व्हाट आर यू डूइंग, लास्ट में हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अगला क्वेश्चन देखिए नंबर डी। क्या, जैसे
माई इज स्विमिंग हॉबी। अब थोड़ा सा चक्कर पड़ सकता है, बट डोंट बी कंफ्यूज्ड। माई इज स्विमिंग हॉबी, इसमें सब्जेक्ट कौन है? इसमें सब्जेक्ट स्विमिंग है। क्यों? क्योंकि माई इसलिए नहीं हो सकता है कि माई अकेला है, और माई क्या है? ये पजेसिव एडजेक्टिव है। माई के बाद में कोई नाउन का आना अति आवश्यक होता है। माई, मेरा, अब मेरा के बाद में क्या जुड़ रहा है? मेरा शौक। इसके साथ में तो जुड़ सकता है माई हॉबी इज स्विमिंग, इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। या फिर स्विमिंग इज माई हॉबी, माई हॉबी को हम ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। तो स्विमिंग को सब्जेक्ट बना लीजिए, स्विमिंग इज हेल्पिंग वर्ब, ये सब मेन वर्ब आ गई, इज माई हॉबी। सेंटेंस ये हो गया आपका, स्विमिंग इज माई हॉबी। तो यहां तक आपने देखा होगा कि इस टेबल के माध्यम से कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, इसकी सहायता से आप इसको बहुत आसानी से सीख सकते हो। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछें। ध्यान दीजिए, अगला सेंटेंस है इंग्लिश यू कैन स्पीक। नोटेबल पॉइंट इज दैट यहाँ पर इंट्रोगेटिव मार्क लगा हुआ है, इसका विशेष ध्यान रखें। इंट्रोगेटिव मार्क लगा हुआ है तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव हुआ, अर्थात प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक हुआ तो सबसे पहले जो हमारा सेंटेंस में शब्द आएगा वो WH वर्ड या तो प्रश्नवाचक आएगा। यदि प्रश्नवाचक WH वर्ड कोई हमारा सेंटेंस में नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर ध्यान देंगे इंग्लिश यू कैन स्पीक में कोई भी WH वर्ड नहीं, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब है कैन। कैन को आप सबसे पहले लगाइए, कैन। अब इसके तुरंत बाद में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट हो गया यू, कैन यू। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब जो कि हमने पहले लगा दी है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया स्पीक, कैन यू स्पीक, कैन यू स्पीक इंग्लिश। ये सेंटेंस बन गया, इंट्रोगेटिव मार्क लगा दो। क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो? क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो? दूसरा सेंटेंस है फॉर टू मेक्स एंड टू। अब इसमें दिक्कत ये है कि हमको ये नहीं पता चल रहा है कि सब्जेक्ट क्या बन सकता है। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि इसमें वर्ब है मेक, बनाना, बनाना या होना। तो इसमें एस एस लग रही है, हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जिस वर्ब में एस एस लगती है वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो अब ये वर्ब हो गई मेन, तो इसमें क्या हमारा सब्जेक्ट होगा? सब्जेक्ट जैसे हम फॉर को मान लेते हैं तो हम क्या करेंगे कि चार बनाते हैं, दो और दो, चार दो और दो बनाते हैं, तो सेंटेंस का अर्थ गलत हो जाएगा। हमको क्या करना है फिर? टू एंड टू, अकॉर्डिंग टू द सेंस दो और दो चार बनते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा कहलाया टू एंड टू, टू एंड टू मेक्स फोर। ये सेंटेंस कहलाया हमारा टू एंड टू मेक्स फोर, दो और दो चार होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये सब्जेक्ट हो गया, मेक वर्ब हो गई, और फोर ऑब्जेक्ट हो गया। तीसरा है हार्ड टू एम आई वीक वर्क। इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है कि वेरी सिंपल, यहाँ पे कोई इंट्रोगेटिव मार्क नहीं है, इसलिए हमारा ये सेंटेंस है वो असर्टिव है। इसमें सब्जेक्ट आई हो गया, आई, आई के बाद में हेल्पिंग वर्ब, सॉरी वर्ब एम, आई एम। अब इसमें क्या होता है, कैसे पहचानेंगे इसको कि आई एम में हूं, क्या हूं मैं? वीक मींस कमजोर। अब जब कभी भी ये टू आता है TWO, इसका मतलब होता है बहुत, तो ये हमेशा एडजेक्टिव से पहले आता है। वीक क्या है? एक एडजेक्टिव, कमजोर। तो कमजोर यानी कि एडजेक्टिव का मतलब होता है जिसके अंदर कोई विशेषता हो। तो ये हमारी विशेषता बता रहा है हमारी बॉडी की, शरीर की, कि हम कमजोर है। तो कमजोर से पहले टू लगा देंगे, आई एम टू वीक। हमेशा ये टू एडजेक्टिव से पहले आता है, आई एम टू वीक, मैं बहुत कमजोर हूं। अब कमजोर किसमें हूं? वर्क हार्ड, ये क्रिया है वर्क,
तो यहाँ पे वर्क से पहले क्या लगा देंगे, टू, टू वर्क, और यहां हो गया हार्ड। मैं मेहनत करने में बहुत ही ज्यादा कमजोर हूं। अब ध्यान देंगे कि वर्ब को हमने पीछे क्यों लगाया, पीछे इसलिए लगाया क्योंकि इस आर एम के बाद में यदि वर्ब को लगाते हैं तो आईएनजी आती है, और आईएनजी इसमें है नहीं है, तो इसलिए हमने क्या किया, आई एम टू वीक टू वर्क हार्ड, तो वर्ब को हमने पीछे लगा दिया, पहले हमने एडजेक्टिव लगा दिया, इस आर एम के बाद में एडजेक्टिव लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूवी ऑलरेडी दिस हैज सीन ही, वेरी सिंपल, इसमें भी कोई इंटरोगेटिव मार्क नहीं है, तो सब्जेक्ट इसमें ही हो गया, ही, और हेल्पिंग वर्ब इसमें हो गई हैज, एक बच्चे के साथ में हैज आ गया, ही हैज। मेन वर्ब सीन, ही हैज सीन, उसने देखी है। अब बात आती है ऑलरेडी, हमेशा ध्यान कर लेंगे कि ध्यान रखना है आपको कि जो ऑलरेडी है, रिसेंटली है, या फिर जस्ट नाउ है, तो इनको हम अधिकतर हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही लगाते हैं। तो ही हैज ऑलरेडी यहां लगा देंगे इसको, ही हैज ऑलरेडी, ही हैज ऑलरेडी सीन, उसने पहले से ही देख रखी है क्या, दिस मूवी, दिस मूवी है फिल्म, दिस मूवी, ये हो गया। तो आई थिंक ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, प्लीज मेक अ कमेंट इन कमेंट बॉक्स। तो आपने ये सब नोट कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, अभी सब्सक्राइब करो और इसको शेयर करो अपने साथियों पर, ताकि वो भी इससे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सके। और इसके बाद में हम थोड़ी सी आपको एक्सरसाइज देते हैं करने के लिए, ताकि पता चले कि आप कितना सीखे।